अध्याय 3 हिंदी का मानक कोड क्यों। एक जमाना था जब मैं कंप्यूटर के पर्दे पर हिंदी के अक्षर चमकते देखकर भौंचक्का रह गया था। और तब तो मेरे आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही थी जब एक हिंदी सॉफ्टवेयर विक्रेता ने मुझे बताया था कि कंप्यूटर पर जो कुछ अंग्रेजी में संभव है वह सब कुछ उसके सॉफ्टवेयर की मदद से हिंदी में भी संभव है। हालांकि यह बात उस समय पूरी तरह सही नहीं थी, पर फिर भी कार्यालयों के रोजमर्रा के कामों के लिए तो यह काफ़ी हद तक ठीक थी। और यहीं से शुरू हुई मेरी हिंदी कंप्यूटरी की यात्रा, जिसे चूहा बिल्ली की दौड़ भी कहा जा सकता है। मैं हिंदी सॉफ्टवेयर निर्माताओं के जवाबों से अभिभूत अपने कार्यालय के कंप्यूटर विभाग में जाता तो मेरे सामने एक नई समस्या पेश कर देते। जब मैं सॉफ्टवेयर निर्माताओं से पुनः उसका समाधान लेकर उत्साह से भरा कंप्यूटर विभाग में पहुंचता तो वे फिर एक नई समस्या पेश कर देते। इनमें से कुछ समस्याएं वास्तविक होती और कुछ मुझे किसी तरह टरकाने के लिए होती। मैं एहसानमंद हूँ इन समस्याओं का, जिनके कारण मुझे हिंदी कंप्यूटरी की दुनिया में प्रवेश करने का अवसर मिला। हिंदी कंप्यूटरी की समस्याओं को यदि हम तकनीकी भाषा में सूत्रबद्ध करें तो वे इस प्रकार होंगी। 1. हिंदी कोड व्यवस्था की समस्या। 2. हिंदी फॉन्ट की समस्या। पेज 32। 3. हिंदी कुंजी पटल की समस्या। 4. हिंदी के भाषाई उपकरणों की समस्या। आइए इन पर सिलसिलेवार चर्चा करें। हिंदी कोड व्यवस्था की समस्या। जब हम किसी को अंग्रेजी में तैयार कोई सामग्री फ्लॉपी या मेल के द्वारा भेजते हैं तो उसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती। वहाँ तो हम किसी भी सॉफ्टवेयर में तैयार फाइल को किसी भी कंप्यूटर में पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ भी जोड़ घटा सकते हैं। सॉफ्टवेयर के कारण अगर कठिनाई आती भी है तो उस सामग्री को टेक्स्ट फाइल .txt में कन्वर्ट करके पढ़ लिया जाता है। परंतु जब हम हिंदी में कोई मेल भेजते हैं या फ्लॉपी पर हिंदी में की कोई फाइल भेजते हैं तो अमूमन जंक कैरेक्टर स्क्रीन पर हमारा स्वागत करते हैं, जिसमें अंग्रेजी के परिचित चिन्हों के साथ कुछ अपरिचित निशान भी मिलते हैं। आजकल हिंदी सामग्री के स्थान पर वर्ग या प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिखाई देने लगे हैं। इसलिए हिंदी में कंप्यूटर पर काम करने के अनुभवी लोग हिंदी की फाइल को फ्लॉपी या ईमेल पर देखते ही सबसे पहले उसके फॉन्ट की जानकारी चाहते हैं। यदि उनके पास वह फॉन्ट होता है तो कोई बात नहीं, पर यदि नहीं होता तो उसकी मांग होती है कि दस्तावेज के साथ उस फॉन्ट को भी कॉपी करके उन्हें दे दिया जाए ताकि वे उस सामग्री को देख पाएं। इसी तरह यदि आप हिंदी की कोई वेबसाइट देखते हैं तो सामान्यतः उसके ऊपर दाएं कोने में अंग्रेजी में या हिंदी में एक वाक्य लिखा होता है। यदि आप इस वेबसाइट की सामग्री को नहीं देख पा रहे हैं तो कृपया यहाँ से फॉन्ट डाउनलोड कर लें। इसके साथ ही उस फॉन्ट विशेष को लोड करने की विधि भी दी होती है। यानी कि हिंदी में तैयार सामग्री को यदि आप दूसरों से साझा करना चाहते हैं तो आपको हर बार नया फॉन्ट आने पर उसे संस्थापित इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, नहीं तो काला अक्षर भैंस बराबर। यहाँ 2 सवाल पैदा होते हैं। पहला ये कि यह समस्या अंग्रेजी में क्यों नहीं आती। दूसरा यह कि इनके लिए कौन जिम्मेदार है, हिंदी भाषा की संरचना, कंप्यूटर की तकनीकी भाषा या हिंदी के सॉफ्टवेयर निर्माता। पेज 33। और इस समस्या को सुलझाने में हिंदी समाज और भारत सरकार की क्या भूमिका रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका क्या समाधान है। उस समाधान में एक हिंदी भाषी के रूप में मेरी कोई भूमिका हो सकती है। पाठकगण, हिंदी कंप्यूटरी आज जिस चक्रव्यूह में फंस गई है उससे उसे हिंदी समाज ही निकाल सकता है। हालांकि बाजार की ज़रूरतों ने चक्रव्यूह के कई द्वार तोड़ दिए हैं, पर अभी अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर आना है। आप सोच रहे होंगे कि यदि समस्या हिंदी फॉन्ट के साथ है तो हम हिंदी कोड व्यवस्था की बात क्यों कर रहे हैं। हम हिंदी कोड व्यवस्था की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही समस्या का आधार है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। वह अंग्रेजी या हिंदी किसी भी भाषा को नहीं समझता। वह केवल अपने स्विचों को 2 स्थितियों को पहचानता है, ऑन और ऑफ। इन्हें ही कंप्यूटर वैज्ञानिक गणितीय चिन्हों 1 और 0 से व्यक्त करते हैं। चूंकि कंप्यूटर केवल 2 स्थितियों या अंकों को ही पहचानता है, इसलिए कंप्यूटर वैज्ञानिकों को इसके लिए एक भाषा का निर्माण करना पड़ता है
जो हमारी भाषा और कंप्यूटर की भाषा के बीच पुल का काम करती है। कंप्यूटर को अपनी भाषा अंग्रेजी समझाने के लिए 26 छोटे अक्षर, 26 बड़े अक्षर, 0 से 9 तक 10 चिन्हों, प्रतिशत और गणितीय चिन्हों, ब्रैकेटों आदि के 32 चिन्हों, यानी कुल मिलाकर 94 चिन्हों की जरूरत होती है। 1 या 0 के एक स्थान को एक बिट, अंग्रेजी के बाइनरी डिजिट शब्दों का संक्षिप्त रूप बिट कहते हैं। दो चिन्हों की सीमितता के कारण द्विआधारी प्रणाली ब्रैकेट बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया गया। चूंकि स्थानमय पद्धति ब्रैकेट प्लेस वैल्यू के अनुसार 94 चिन्हों को व्यक्त करने के लिए द्विआधारी प्रणाली में न्यूनतम 7 स्थानों की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रारंभ में 7 बिट की कोड व्यवस्था बनाई गई, जिसमें अधिकतम 128 चिन्ह व्यक्त किए जा सकते थे। उदाहरण के लिए द्विआधारी संख्या 1010000 कैपिटल P का प्रतिनिधित्व करती है, पेज 34, जबकि 1110000 संख्या छोटे p का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें 32 कंट्रोल कैरेक्टर और 94 ग्राफिक कैरेक्टर दिए गए हैं। डिजिटल कंप्यूटर सूचना को 7 के बजाय 8 अंकों ब्रैकेट बिटों के समूह में स्टोर करते हैं, जिसमें से 7 बिट्स सूचनाएं समाविष्ट करती हैं और 8वीं बिट को गलती जांचने और विशेष चिन्हों को व्यक्त करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसे एक्सटेंडेड ASCII कोड कहा जाता है। ऐसे 8 अंकों बिटों के प्रत्येक समूह को एक बाइट कहा जाता है। 8 बिट की व्यवस्था के कारण इसमें 256 अक्षरों, अंकों, स्वरूपों, संयोजनों को व्यक्त किया जा सकता है। यह बाइट डिजिटल फॉर्मेट में ऑन ऑफ के संयोजनों की व्यवस्था विशेष है, जिसमें सबके स्थान निर्धारित थे। इसे ASCII कोड कहा गया। ASCII का पूर्ण रूप है ब्रैकेट ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यह कंप्यूटरों पर टेक्स्ट डाटा और नियंत्रक कमांडों को अंतरित करने का मानक है, जो सूचना को मानक डिजिटल फॉर्मेट में बदल देता है। इसी के कारण एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से सूचनाएं शेयर कर पाते हैं और डाटा को प्रभावशाली ढंग से स्टोर और प्रोसेस कर पाते हैं। इसका इस्तेमाल सर्वप्रथम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन ब्रैकेट IBM ने 1981 में पर्सनल कंप्यूटर के पहले मॉडल के साथ किया था। शीघ्र ही यह एक्सटेंडेड ASCII कोड पर्सनल कंप्यूटरों के पूरे उद्योग का मानक बन गया। इसलिए हर एक अंग्रेजी सॉफ्टवेयर निर्माता इस कोड को अपनाने के लिए बाध्य है। कोई व्यक्ति इसके बदले अपने कोड इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि यदि सब लोग एक ही कोड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बड़ी अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि एक सॉफ्टवेयर में 65वां स्थान कैपिटल A के लिए आधारित हो और किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में यही स्थान K के लिए निर्धारित हो, तो पहले सॉफ्टवेयर में तैयार दस्तावेज को जब हम दूसरे सॉफ्टवेयर में खोलेंगे तो दस्तावेज में जहाँ जहाँ A लिखा होगा वहाँ वहाँ K दिखाई देगा। नतीजन लिखा हुआ बेतरतीब और बेमानी हो जाएगा। इससे बचने के लिए ही अंग्रेजी में इस व्यवस्था का सख्ती से अनुपालन किया जाता है। इस कोड व्यवस्था में पहले 128 स्थान अंग्रेजी के लिए नियत हैं और शेष 128 स्थानों पर देश काल के अनुसार अन्य भाषाओं के अक्षर निर्धारित किए गए हैं। हिंदी कोड व्यवस्था का इतिहास, एक झलक। कंप्यूटर पर हिंदी का इतिहास कमोबेश उतना ही पुराना है जितना कि भारत में कंप्यूटर का इतिहास। सबसे पहले 1972-73 के बीच श्री R.M.K. सिन्हा और श्री H.N. महाबाला ने देवनागरी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन पर और श्री V.P.H.L. नरसिम्हन, श्री V. राजारमन और श्री B. प्रसाद ने कीबोर्ड और कोडिंग स्कीम विकसित करने पर काम किया। लेकिन उस समय कंप्यूटरों की भारी कीमतों के चलते यह मात्र अकादमिक प्रक्रिया तक ही सीमित रहा। 8वें दशक के मध्य में माइक्रो प्रोसेसरों के विकास के साथ कंप्यूटरों की कीमत में कमी आई। तब इनमें से कुछ विचार स्टैंड अलोन
इंडियन लैंग्वेज टर्मिनल डिज़ाइन में फलीभूत हो पाए, श्री R.M.K. सिन्हा व श्री अर्जुन रमन। 1978 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ब्रैकेट श्री R.M.K. सिन्हा के निमंत्रण पर इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ब्रैकेट डॉक्टर ओम विकास, भारत सरकार ने कंप्यूटर आधारित सूचना सिस्टमों में भाषाई निहितार्थ पर एक राष्ट्रीय परिसंवाद आयोजित किया। इसने इस बारे में देश में गर्मा गर्म बहस छेड़ दी, लेकिन असली शुरुआत तब हुई जब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ब्रैकेट श्री R.M.K. सिन्हा और श्री S.K. मलिक ने एकीकृत देवनागरी कंप्यूटर के डिज़ाइन और विकास के प्रोजेक्ट को प्रायोजित किया। एकीकृत देवनागरी कंप्यूटर अपने 8 महीने के रिकॉर्ड समय में तैयार हो गया तथा दिल्ली में आयोजित तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन में इसका प्रदर्शन किया गया। इसे मल्टीटास्किंग फर्मवेयर के साथ इंटेल 8086 प्रोसेसर का उपयोग करके विकसित किया गया था। इस प्रौद्योगिकी के अनुकूलन के लिए इस प्रोजेक्ट को 32 बिट के मोटोरोला नंबर 68000 के प्रोसेसर पर विस्तार दिया गया, जिसका परिणाम था जिस्ट प्रौद्योगिकी। पेज 36। जिस्ट का मतलब ग्राफिक्स एंड इंटेलिजेंस बेस्ड स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी। जिस्ट प्रौद्योगिकी मोहन तांबे के अथक प्रयासों का परिणाम थी। इस प्रौद्योगिकी को कई कंपनियों ने खरीदा। जब इस प्रोजेक्ट पर कार्य करने वाले शोध इंजीनियर मोहन तांबे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC में गए तो CDAC ने जिस्ट प्रौद्योगिकी को अपना लिया। जिस्ट प्रौद्योगिकी ने भारतीय भाषाओं की मशीन भाषाई इंटरफेस की जटिल समस्या को सुलझा लिया। इसी के आधार पर जुलाई 1983 में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने सूचना संसाधन के लिए भारतीय लिपियों और उनके कोड के मानकीकरण पर उप समिति की रिपोर्ट ब्रैकेट रिपोर्ट ऑफ द सब कमेटी ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंडियन स्क्रिप्ट्स एंड देयर कोड फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने इसके कोड 83 की घोषणा की। 1988 में इसे और कॉम्पैक्ट करने के लिए इसका संशोधन किया गया, जिसे अगस्त 1988 में सूचना अंतर विनिमय के लिए भारतीय लिपि संहिता के मानकीकरण पर उप समिति की रिपोर्ट ब्रैकेट रिपोर्ट ऑफ द सब कमेटी ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने प्रकाशित कराया। इसके बाद 1991 में इसे संशोधित कर इसमें कई वैदिक अक्षर जोड़े गए। भारतीय मानक ब्यूरो ने इस संशोधित संस्करण को ही अंगीकृत और मानकीकृत कर इसे IS 13194-1991 दस्तावेज में भारतीय मानक सूचना अंतर विनिमय के लिए भारतीय लिपि संहिता UDC-681-3 शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया। तभी से यह सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए भारतीय भाषाओं का राष्ट्रीय मानक है। इसकी दस्तावेज हासिल करने के लिए www.cdac/down/ISCII_D.ASP पर जाएं। भारतीय मानक सूचना अंतर विनिमय के लिए भारतीय लिपि संहिता ब्रैकेट ISCII 91। इस कोड की कई विशेषताएं हैं। यह ब्राह्मी लिपि पर आधारित होने से ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न सभी लिपियों के लिए समान है, यानी कि न केवल भारतीय लिपियों जैसे असमिया, उड़िया, तमिल, तेलुगु, देवनागरी के लिए, बल्कि तिब्बती, थाई और सिंघली आदि भाषाओं के लिए भी यह कोड समान है। पेज 37। सभी ब्राह्मी लिपि आधारित लिपियों का समान कोड होने का लाभ यह है कि इन लिपियों का आपस में सटीक लिप्यंतरण किया जा सकता है। जाहिर है, इससे मात्र लिपि के कारण पैदा होने वाली अजनबियत को दूर करने में मदद मिलेगी। इसकी कोड में अक्षरों को उनके उच्चारण के क्रम में ही रखा गया है, चाहे उनका लिखने का तरीका अलग ही क्यों न हो। इससे हम चाहे किसी भी लिपि में टाइप क्यों न कर रहे हों,
उन अक्षरों को लिखने के तरीकों में चाहे कितना ही अंतर क्यों ना हो, उन्हें टाइप करने का तरीका एक ही रहेगा। इसका दूसरा फ़ायदा यह है कि इससे उसमें आकारादिक्रम में सीधी छटाई में कोई दिक्कत पेश नहीं आती। मूल अक्षरों को टाइपिंग का आधार बनाने के कारण उन्हें टाइप करने का एक ही तरीका हो सकता है। यदि श, त्र, ज्ञ जैसे संयुक्ताक्षरों के लिए अलग कोड दिया जाएगा तो यह संभव नहीं हो सकेगा। इसकी कोड में एस्की कोड को यथावत रखा गया है, जिससे अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के सह अस्तित्व में कोई कठिनाई नहीं आएगी। इससे अंग्रेजी में विकसित सभी सॉफ्टवेयरों में इसके इस्तेमाल में कोई कठिनाई नहीं आएगी। आप सोच रहे होंगे कि जब हिंदी में इतना सुविचारित और सुचिंतित कोड है, जो न केवल हिंदी को वैज्ञानिक आधार पर संयोजित करता है, बल्कि सभी भारतीय लिपियों की आधारभूत एकता की भित्ति पर खड़ा है, और जिसके कारण सभी भारतीय भाषाओं की एकता भी एक नया तकनीकी आयाम ग्रहण करने जा रही है, फिर ऐसा क्या हुआ कि इसके बावजूद हिंदी में बेहद अराजकता की स्थिति दिखाई पड़ती है। इस कोड के इतना बेहतरीन और उपयोगी होने के बावजूद अधिकतर सॉफ्टवेयर निर्माताओं ने इसका अनुपालन नहीं किया। पेज 38। इस बात को जरा ठंडे दिमाग से समझिए। यानी कि मान लीजिए 184 के स्थान पर, जिसे इसकी कोड में क के लिए नियत किया हुआ है, यदि एक सॉफ्टवेयर निर्माता ग रख दे और दूसरा सॉफ्टवेयर निर्माता इसी स्थान पर च रख दे, तो क्या होगा? पहले निर्माता के सॉफ्टवेयर में तैयार दस्तावेज में जहाँ जहाँ ग टाइप किया हुआ है, दूसरे सॉफ्टवेयर में खोलने पर वहीं वहीं च दिखाई पड़ेगा, और मानक इसकी कोड का इस्तेमाल करने वाले सॉफ्टवेयर में जहाँ वहाँ क दिखाई देगा। यानी बेतरतीब अर्थहीन अक्षरों का समूह स्क्रीन पर दृष्टिगोचर होगा। और मित्रों, यही हुआ भी है। आज हिंदी में कंप्यूटर पर आने वाली महत्वपूर्ण कठिनाई का यही कारण है। इंटरनेट, ईमेल, ई वाणिज्य और ई शासन के बढ़ते घोड़े की लगाम हिंदी सॉफ्टवेयर निर्माताओं ने इसी तरह थामी है। इनके कोड व्यवस्था में नित नए प्रयोगों ने भारतीय भाषाओं के उपभोक्ताओं को बेहद परेशान किया है। सवाल यह है कि इन सॉफ्टवेयर निर्माताओं ने इसकी कोड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्या इसके पीछे इसकी कोड की कुछ खामियां थी, या वे इसे और बेहतर बनाना चाहते थे? नहीं, इसके पीछे हिंदी सॉफ्टवेयर निर्माताओं का एक तरफ हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के प्रति उपेक्षा भाव था, तो दूसरी तरफ इनके बढ़ते बाजारों को समझ पाने की क्षमता का अभाव। इसलिए उन्होंने इसकी को समर्थन नहीं दिया। एक और बात, इसकी कोड विंडोज़ जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक फॉन्ट कोड की ज़रूरत होती है, क्योंकि विंडोज़ में हिंदी की टाइपिंग को संभव बनाने के लिए इसकी कोड के 128 स्थानों की तुलना में कम से कम 188 कोड स्थानों की आवश्यकता होती है। इसलिए विंडोज़ जैसे ऑपरेटिंग सिस्टमों के लिए इसकी कोड तब तक अपर्याप्त था जब तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम निर्माता अंदर से इसे समर्थन न दें। ब्रैकेट इस विषय में अधिक जानकारी के लिए अध्याय 5 ये हिंदी फॉन्ट क्या है को देखें। चूंकि इसकी कोड इस समस्या के हल के लिए अपर्याप्त था, इसलिए ज़रूरी था कि हिंदी सॉफ्टवेयर निर्माता आपस में बैठकर एक मानक निर्धारित करते और उसे अपनाते। पेज 39। ऐसा नहीं हुआ। हालांकि सीडैक ने इस समस्या के हल के लिए स्फॉक फॉन्ट कोड विकसित किया और इसे मानक बनाने की कोशिश की। यदि हमने इसे मानक निर्धारित कर अपनाया होता तो दूसरे देशों की तरह हमारी भाषाओं की कंप्यूटरी का जबरदस्त विकास हुआ होता। दुर्भाग्य से सीडैक इस प्रयास में सफल नहीं हो पाया। मानकीकरण न किए जाने और उसे न अपनाने के पीछे हिंदी सॉफ्टवेयर निर्माताओं की थोड़ी स्वार्थ लिप्सा भी थी। अलग फॉन्ट कोड के कारण यदि कोई संगठन या कंपनी एक बार उनके सॉफ्टवेयर को खरीद ले तो हमेशा उनके ही सॉफ्टवेयर खरीदने को मजबूर था, नहीं तो वो संगठन या कंपनी अपने विभिन्न कंप्यूटरों में तैयार हिंदी दस्तावेजों का आदान प्रदान नहीं कर पाएगी। यही नहीं, न केवल उन्होंने अपने कोड दूसरे फॉन्ट निर्माताओं से अलग रखे, बल्कि अपने ही विभिन्न उत्पादों के लिए भी विभिन्न कोड बनाए, ताकि उनके एक उत्पाद का ग्राहक दूसरे उत्पाद के फॉन्ट इस्तेमाल न कर पाए। इनकी इस स्वार्थ लिप्सा के शिकार हुए सरकारी कार्यालय,
जिनमें राजभाषा नीति के चलते हिंदी का प्रयोग करना था, तो दूसरी तरफ डेस्कटॉप पब्लिशर, जिन्हें भारतीय भाषाओं के मुद्रण की गला काट प्रतियोगिता की दुनिया में टिके रहना था, नित नए फॉन्टों को अपनाते हुए। इस अन्यायपूर्ण लूट में कोई निर्माता पीछे नहीं था। इस मामले में भारत सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। दूसरे देशों की सरकारों की तरह भारत सरकार का यह कर्तव्य था कि वह इस फॉन्ट कोड के मानकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाती और इस दिशा में हो रहे निजी प्रयासों की कड़ी निगरानी रखती, जैसा कि दूसरे देशों की सरकारों ने किया। तो फॉन्ट कोड के कारण उत्पन्न समस्या पैदा ही नहीं होती। शायद यह स्थिति अनंत काल तक चलती रहती यदि इंटरनेट के प्रसार ने सूचनाओं का आदान प्रदान करने और आपस में वितरित करने के लिए मजबूर न किया होता, जिसके कारण एक नया फॉन्ट मानक उभर कर आया, यूनिकोड। पेज 40।